नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। पाठ के नोट्स की पीडीएफ की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इनके प्रश्नों के बारे में, अभ्यास के प्रश्न, जिसमें प्रश्न नंबर अपना पहला है। क्या दे रखा है प्रश्न नंबर अपना एक? क्या दे रखा है? प्रश्न को पढ़ो आप ध्यान से। प्रश्न दे रखा है अपना, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है? तो पहले प्रश्न नंबर एक की बात करते हैं। आपको कथन दे रखे हैं, कथन में एक समीकरण दे रखी है। समीकरण आप खुद देख सकते हो क्या दे रखी है। पीबीओ का मतलब हो गया लेड ऑक्साइड। पीबीओ का मतलब क्या होगा? लेड ऑक्साइड। पीबीओ को बोलते हैं लेड ऑक्साइड। इसमें पूछा कि कौन सा कथन आपका असत्य है। तो पहले देख लेते हैं प्रश्नों को ध्यान से पूरा, फिर इनका आंसर बताएंगे। तो पीबीओ का मतलब लेड ऑक्साइड हो गया, सी का मतलब अपना कार्बन हो गया, और पीबी का मतलब लेड हो गया, और CO2 का मतलब कार्बन डाई अपना ऑक्साइड हो गया। अब इसमें पूछा है कि शीशा अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब हो गया जिसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है या हाइड्रोजन जुड़ रही है। देख लो पीबी शीशा कोई अपचयित इसमें नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कथन आपका गलत है। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में कोई ऑक्सीजन नहीं जुड़ रही है, आप खुद देख सकते हो, ये भी कथन आपका गलत है। इसके बाद अगला है कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन आगे जाके कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, इसका मतलब उपचयित हो रहा है, ये कथन आपका सत्य है। इसके बाद लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड है ये PbO, आगे जाके लेड में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये भी कथन आपका सत्य है। इसका मतलब इसमें आपका राइट आंसर होगा पहला, ए और बी। ए और बी दोनों कथन आपके सत्य है। इसमें आपका शीशा अपचयित हो रहा है, ये कथन भी गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी कथन आपका गलत है। आगे आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना Fe2O3। Fe2O3 का मतलब नाम हो गया आयरन ऑक्साइड। ये आपके विग्री इस प्रकार दे रखी है Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम। आगे जाके आपका हो रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। इसका मतलब आप खुद देख सकते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से विस्थापित कर रही है। इसका मतलब ये आपकी अभिक्रिया होगी विस्थापन, जिसमें अभिकारक का एक परमाणु अभिकारक के दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है, वो आपकी अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया। तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर होगा अपना डी, क्योंकि ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। जिस ये वह रासा इसका यदि सीधा नाम पूछे कि क्या नाम है, ये थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग आपको पता है कि जो रेल के पुर्जे होते हैं उनमें उत्पन्न दरारें होती है, उनको ठीक करने के लिए, मशीनों के अंदर के पार्ट होते हैं उनके अंदर जो दरारें होती है उनको ठीक करने के लिए इस अभिक्रिया का अपना उपयोग किया जाता है। जिसमें जो प्राप्त शुद्ध लोहा होता है उसका उपयोग ये उनके अंदर किया जाता है। तो ये आपकी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। अगला है लोहा चूर्ण। लोहा चूर्ण का सूत्र होता है आपका Fe। इसमें आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला आप खुद जानते हो क्या होता है? HCl होता है। अब आपको खुद को पता है, इनको आगे हल करेंगे तो आगे बढ़ेगा क्या? आगे बढ़ेगा आपका FeCl2 प्लस H2, क्योंकि ये भी अभिक्रिया आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। ये आयरन है वो हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित करेगा। अब आपको पता है एक अणु कभी विस्थापित होता नहीं है, हाइड्रोजन H2 के रूप में होती है। तो आपको 2 करना है तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करेंगे Cl अणु की संख्या भी आपकी 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी तो इसका मतलब हो गया आपका फॉर्मूला हो जाएगा FeCl2 प्लस H2। ये आपकी अभिक्रिया हो गई कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। इसमें आपका आंसर क्या होगा? आगे पूछा है कि लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर सही उत्तर पर निशान कीजिए। हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है, ये बन रहा है पहला वाला ऑप्शन सही है। क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, ये गलत है। कोई अभिक्रिया नहीं होती, ये भी गलत है। आयरन लवण व जल बनाता है, ये भी आपके गलत है। ये प्रश्न आपके सही नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर हम लोग 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या दे रखे हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपका दे रखे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है तो देख लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है जिसके अंदर अभिकारक व उत्पाद के अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या बराबर होगी तो उसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद आगे दे रखा है संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपने एक नियम के बारे में पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता।
कहने का मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों दोनों का द्रव्यमान समान होना चाहिए। दोनों का द्रव्यमान समान कब होगा? जब वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेंगे। और पालन कब करेंगे? जब ये समीकरण आपकी संतुलित होगी। संतुलित का मतलब जिसमें अभिकारक और उत्पाद गणों की संख्या समान होगी। और आप पता है खुद को कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किससे करते हैं? अनुमान विधि से, जिसका दूसरा नाम होता है हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा हम संतुलित करते हैं। कल मैंने आपको पाठ नोट्स भी लिखा रखे, उसमें उसका एकदम भाषा में उसका आंसर आपको लिखा रखा है, वहाँ पर देखकर भी आप इसका आंसर उतार सकते हैं, मैंने बता भी दिया है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है? जिसमें अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या समान होती है, तो द्रव्यमान का मान समान होता है। संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही बोलता है कि द्रव्यमान को कभी ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही कभी नष्ट किया जा सकता। इसीलिए अभिकारक व उत्पाद दोनों का द्रव्यमान समान करने के लिए अणुओं की संख्या समान करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न नंबर 5 है आपका, निम्न कथनों की रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित करना। एक एक को कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग करते हैं 500 के एक को करेंगे। 500 का ये आपका क्या दे रखे हैं, उसको पढ़ते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सूत्र आप जानते हैं, मैं लिखता हूँ N2। नाइट्रोजन ये हो गया N2 हो गया, और हाइड्रोजन है गैस का हाइड्रोजन का सूत्र हो गया आपका H2 हो गया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या संयोग करके क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया का सूत्र आप जानते होंगे क्या होता है? NH3 होता है। NH क्या होता है? 3 होता है। अब इसमें बोला है कि इनको संतुलित और करना है। यहाँ नाइट्रोजन पर अणु किसी के 2 है, तो इसको 2 करने के लिए इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करते हैं, नाइट्रोजन बराबर हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन हो गए 6, 3 पहले से 2 से गुणा करने 6 हो गए, तो इसको गुणा कर देते हैं 3 से। तो ये आपका इस प्रकार समीकरण बनेगी। ये आपका राइट आंसर है इसका। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आगे बढ़ेगा अमोनिया N2 + 3H2 2NH3, ये आपका समीकरण संतुलित है भाई। ये हो गया अपना पहला ए हो गया। इसके बाद बी की बात करते हैं। 500 का अपना हो गया ए। इसके बाद बी की बात करते हैं। बी में क्या दे रखा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है आपका H2S। ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड है। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गई, उसका वायु में दहन करने पर किसी भी चीज का गैस का दहन होता है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। आगे जाके क्या बन रहा है? जल बन रहा है, एक सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। जल का सूत्र होता है आपका H2O और सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2। अब समीकरण को बोला है कि समीकरण आपके ये होगी, इसको संतुलित करना है, तो मैं नीचे लिख के संतुलित कर देता हूँ भाई H2S + O2। आगे H2O + SO2, इसको संतुलित करना है आपको। यहाँ पर इसको 2 से गुणा करते हैं, ये भी आपके 2 हो गए। हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ सल्फर है 2 है, यहाँ पर भी सल्फर 2 करने के लिए इसको 2 से गुणा कर देते हैं। सल्फर आपके 2 हैं और ऑक्सीजन है, यहाँ आपके 2 और 4 6 हो गए, इधर 2 है तो इसको 3 से गुणा कर दे। ये इसकी संतुलित समीकरण है। संतुलित मतलब अनुमान विधि से करते हैं हम लोग, दोनों तरफ संख्या को घटा बढ़ाकर इसको संतुलित करते हैं। अब आप देख सकते हैं संतुलित है। यहाँ देखो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ सल्फर है 2 है, यहाँ पर भी आपको सल्फर 2 है, ऑक्सीजन भी 6 है, यहाँ 2 ये हो गए, 2 और 4 आपका 6 हो गए। आप सीधे उत्तर तो ये आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसके बाद में अगली हम सी की बात करते हैं। सी क्या दे रखा है? डी अपना हो गया। सी की बात करते हैं। सी अपना एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट का पहले सूत्र लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है आपका Al2SO4 ये एल्यूमिनियम सल्फेट का हमने सूत्र लिख दिया। इसकी अभिक्रिया करनी है आपको बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2 के साथ इसकी अभिक्रिया करेंगे। आगे बढ़ेगा क्या? आगे आपका बढ़ेगा एल्यूमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ करते हैं, इसमें दे रखा है इतने तक। आगे बढ़ेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है आपका AlCl3 और बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है BaSO4। भाषा के अनुसार आपके समीकरण ये बनेंगे। अब इसको संतुलित करना अपना खुद का काम है। देख लेते हैं आपके समीकरण क्या है। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3 हो गया, और इसके सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड का सूत्र हो गया BaCl2। इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं, तो इसकी समीकरण है अपने क्या होगी? तो BaCl2 की हम बात करते हैं आगे। इसकी BaCl2 की जब अभिक्रिया करवाते हैं अपना, तो भाई ये भाषा के अनुसार आपकी समीकरण तो आपकी यही है। पहले इसको बोर्ड पे कर लेते हैं थोड़ा सा पहले आपको ये समीकरण वापस मैं दोबारा बता देता हूँ। तीसरा समीकरण आपका क्या है? समीकरण दे रखा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र हो गया आपका Al2SO4, ये आपका 3 हो गया। इसकी अभिक्रिया करनी है बेरियम क्लोराइड के साथ। बेरियम क्लोराइड का सूत्र भी मैंने लिखा था आपको, BaCl2 के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो आगे जाके बनेगा क्या? एल्यूमिनियम क्लोराइड।
एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। ये हो गया अपना, ये आपकी समीकरण तो आपकी अब सही हो गई है। लेकिन अपने को अब ये बताना है कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कर देते हैं हम लोग। यहाँ देख लो एल्यूमिनियम अणु की संख्या 2 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम अणु की संख्या आपकी 1 ही है। 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा के एल्यूमिनियम आपके बराबर हो गए। यहाँ SO4 कितने दे रखे हैं, SO4 के 3 अणु दे रखे हैं। ये देखो SO4 के 3 अणु दे रखे हैं। 3 करने के लिए यहाँ SO4 का 1 अणु है, यहाँ 3 नहीं लिख सकते, इसको 3 से गुणा करते हैं। 3 से गुणा करते हैं SO4 3 हो गए। यहाँ Ba कितना है अपना 1 है, यहाँ Ba 3 हो गया, तो इसको गुणा कर देते हैं 3 से, तो 3 Ba हो गया आपका। Cl2 यहाँ पर 3 को 2 से गुणा करने पर 6 हो गए, यहाँ 3 को 2 से गुणा करने पर 6 हो गए। ये आपकी रासायनिक समीकरण अब संतुलित है। सीधी समीकरण ये तो है आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण। सीधा इसका आंसर है सूत्र के अनुसार, आपको सूत्र तो याद होना चाहिए भाई। इनका एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, Al2SO4, ये 3 हो गया। बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, BaCl2। अभिक्रिया कराएंगे आगे बढ़ेगा AlCl3 प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट। ये इसका आंसर तो ये है, लेकिन ये इसकी समीकरण है, ये इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण है AlCl3। ये इसका आंसर है, ये इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसके बाद में हम बात करते हैं 500 के डी की। 500 का डी आपका क्या दे रखे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पोटेशियम धातु, पोटेशियम में किसी रासायनिक जो आपकी आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी में 19 नंबर तत्व है जिसका प्रतीक K होता है। पोटेशियम धातु की अभिक्रिया किसके साथ करनी है, जल के साथ। जल का सूत्र अपना क्या होता है, H2 होता है। जल का सूत्र क्या होता है अपना H2। पोटेशियम धातु की अभिक्रिया हम जल के साथ करेंगे, आगे बढ़ेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH। अब इसी समीकरण को आपको संतुलित आंसर था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस पर बनानी। हाइड्रोजन गैस का सूत्र हो गया आपका H2 हो गया। अभी आपके इसका आंसर तो यही होगा। इसके अनुसार देखो पोटेशियम धातु हो गई, जल के साथ अभिक्रिया कर दी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र KOH हो गया, हाइड्रोजन गैस का सूत्र H2 हो गया। हाइड्रोजन गैस देती है। अब ये समीकरण आपकी संतुलित है या नहीं तो आपको संतुलित इसको करना है, कर देंगे। कैसे करेंगे, K1 है, इधर भी K1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन आपके 3 है। 3 इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 कर देते हैं। इसको 2 से गुणा किया, 1 2 ये हो गया, 2 4, इधर 2 है, इसको गुणा कर दिया हमने 2 से, ये 4 हो गए। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी आपको ऑक्सीजन 2 है। तो अभी आपकी रासायनिक समीकरण संतुलित है। पहले आपका जो था सीधा आंसर इस प्रकार होगा, K प्लस H2 मतलब पोटेशियम प्लस जल, आगे बढ़ गया, आगे तीर का निशान लग गया, आगे बढ़ेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका आंसर तो यह है, लेकिन ये इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि हमने बोला है किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करो। हम लोगों ने इसको पहले संतुलित और किया है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 दे रखे हैं। छठा प्रश्न अपने को बोल रहे हैं कि रासायनिक समीकरण अपने को दे रखी है, अपने को संतुलित करना है। क्या चीज करना है, संतुलित हम लोग कर देते हैं। संतुलित किस प्रकार करेंगे, रासायनिक समीकरण को अपने संतुलित करना है। क्वेश्चन नंबर 6 ये लो आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करो। संतुलित अभी कर देते हैं, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करो। HNO3 का मतलब होता है, इसका पहले ए ऑप्शन उठा लेते हैं, ए को संतुलित करते हैं हम लोग। HNO3 हो गया आपका नाइट्रिक अम्ल, और यहाँ हो गया CaOH2, यहाँ आएगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आगे हो गया अपना कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, और H2 जल हो गया। आपको सिर्फ ये देखना है कि यह तीर का निशान है, इसके इधर की साइड और इन दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद गणों किसी के समान है तो ठीक है, नहीं है तो इनको संतुलित हम लोग कर देंगे। देखो आप HNO3 दे रखा है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं आपके, इसी तरह हम देख लेते हैं कि यहाँ देखो हाइड्रोजन की बगल NO3 देख, NO3 का यहाँ 1 अणु है, यहाँ NO3 के देखो कितने अणु हैं, 2 अणु है। NO3 के कोष्ठक में 2 दे रखा है, तो सबसे पहले NO3 बराबर कर लेते हैं। इसका मतलब इसको 2 से गुणा कर दिया मैंने, 2 से गुणा करने पर NO3 के 2 अणु हो गए। इसके बाद कैल्शियम का 1 अणु है, इधर भी कैल्शियम का 1 अणु है। यहाँ हाइड्रोजन के कितने अणु, OH, यहाँ हाइड्रोजन के आपके 2 ये हो गए, 2 और 2 ये 4 हो गए। तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन के अणु दे रखे हैं 2, 4 करने के लिए इसको 2 से गुणा कर देते हैं। अब ऑक्सीजन गिन लेते हैं, इधर की साइड में आपको ऑक्सीजन है, 3 को 2 से गुणा करो 6,
और 6 और 2 कितने हो गए 8। यहाँ पर भी गुणा कर लेते हैं, 3 को 2 से गुणा किया 6 और 6 2 और 8। ये आपकी समीकरण आपको संतुलित है। पहले किस प्रकार थी, ज्यादा करना कुछ नहीं करना, क्या देखो दोबारा बता देता हूँ मैं आपको इसको। ये आपकी समीकरण है, देख लो ध्यान से। NO3 का देखो यहाँ एक अणु है, ये NO3 का देखो एक अणु है, यहाँ अणु 2 है, तो 2 करने के लिए इसको 2 से गुणा कर दिया हमने। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 2, ये हो गए 2, ये या 2 या नहीं आएगा 2, ये हो गए 2, ये 2 इसके अंदर भाई क्वेश्चन दे रहे इसका मतलब अणु किसी के 2 2 और 2 4 है, यहाँ 2 ये इसको 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। हाइड्रोजन बराबर हो गया, कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है। अब जल की बात, अणु जल के अणु की बात करते हैं। 3 थे, 3 को 2 से गुणा करने में 6 हो गए, 6 और 2 8, 3 को 2 से गुणा किया 6 और 6 और 2 8। ये आपकी समीकरण अब आपकी संतुलित है, सीधी सी बात है। अगले नीचे वाला समीकरण देखते हैं। NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम लोग राजा बोलते हैं। आगे Na2SO4 H2O। सबसे पहले बात करते हैं Na की, याणु किसी के 1 है, इधर 2 है, 2 करने के लिए इसको ये 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब गिन लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है नहीं, ये Na हो गया बराबर, यहाँ SO4 की बात करते हैं, यहाँ SO4 ये निकल गया, SO4 बराबर हो गया Na बराबर हो गया आपका। अब बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर है 2, ये रे 2 और 2 4 है, इधर 2, ये इसको 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है यहाँ, ये SO4 वाला निकल गया, 2 बचे हैं, ये 2 भी आपके ऑक्सीजन बचे हैं। इसका मतलब आपकी रासायनिक समीकरण ये संतुलित है। संतुलित में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक स्टेप आपको चेंज करनी है। क्या करनी है दोबारा बता देता हूँ। दूसरे वाले में इसको यहाँ 2 से गुणा करना है और इसको यहाँ पर 2 से गुणा करना है। अब ये समीकरण आपकी संतुलित है, देख सकते हो आप खुद। नीचे वाला तीसरे की बात करते हैं, NaCl, ये वाली NaCl प्लस AgNO3 आगे बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। Na 1 है, इधर भी Na 1 है, इधर Cl 1 है, इधर भी Cl 1 है, Ag 1 है, इधर भी Ag 1 है, NO3 1 NO3 है। ये पहले से ही इसका जो आंसर ये सी छटेगा, तो सी ऑप्शन दे रखा है, ये सी ऑप्शन पहले से आपका संतुलित है। संतुलित है तो इसका मतलब आपको संतुलित करने की जरूरत नहीं, आपको दे रखी है संतुलित और फिर भी बोलते संतुलित कीजिए। थोड़ा आपको खुद को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हम लोग देख सकते हैं अभिकार को उत्पाद गणों किसी के दोनों तरफ समान है, तो हमें संतुलित करने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। आगे हम बात करते हैं BaCl2 H2SO4 BaSO4 HCl। आप खुद देख सकते हैं इसमें Ba वहाँ 1 है, इधर भी 1 है, Cl2 2 है, इधर Cl 1 है, इसको 2 से गुणा कर देते हैं। H2 2 है, H2 हो गया, अब SO4 1 SO4 1, ये आपकी समीकरण संतुलित होगी। इसको आपको HCl को सिर्फ 2 से गुणा करना था, अब आपकी समीकरण संतुलित है। चारों की चारों मैंने आपको बता दी है, ये संतुलित है। इसमें आपको मैंने बताया भी था कि इसको आप गुणा कर दो, सिर्फ 2 जगह 2 से, एक जगह यहाँ 2 से गुणा कर दो और एक जगह यहाँ से 2 से, भी चारों की चार समीकरण आपके संतुलित करके मैंने बता दी है। इसके बाद में अगली प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 7 क्या है, ये आपके सामने दे रखा है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको अभिक्रिया दे रखी है, पहले उसके लिए समीकरण लिखनी है, फिर उसको संतुलित भी करनी है। आप देखो बात करते हैं 7वें की A की, तो हल करते हैं इसको 7वें का A, एक एक करके हल करेंगे सबको। 7वें का A करते हैं पहले हल। क्या दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, A करते हैं हल 7वें का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आपको पता होगा, A को हल करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। आगे पूछा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। आगे बोला कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 और H2 का मतलब होता है जल, ये हो गया आपका जल। अब देख लेते हैं संतुलित है या नहीं है, नहीं है हम लोग कर देंगे। यहाँ आपके Ca के अणुओं की संख्या 1 है, इधर भी 1 है। यहाँ आपका ऑक्सीजन कितना हो गया, ये 2, ये हो गया 2 और 2 4, तो इधर भी 3 रहे, कितना है 4 है। और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन 2 ही है, और कार्बन यहाँ 1 है, कार्बन अपने बराबर सही है। ये आपकी समीकरण पहले से ही संतुलित है, हम लोगों ने सीधे सूत्र से लिख दिया है। अगले आपकी समीकरण इसकी समय जो 7वें की 1 ही है, वो आपकी समीकरण ये होगी, संतुलित करने की इसको जरूरत नहीं, क्योंकि ये आप इसमें दोनों तरफ अणुओं की संख्या पहले से समान है। अगला B की बात करते हैं। B क्या दे रखा है, ये दे रखा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक का सूत्र क्या होता है, Zn हो गया, इसका B है 7वें का। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। आगे जाके क्या बन रहा है आपका, आगे बन रहा है जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, ZnNO3, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ये आपका हो गया Ag। ये इसकी समीकरण नंबर 2 होगी 7वें की। इसके बाद में हम C की बात करते हैं। एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम का सूत्र क्या होगा Al प्लस कॉपर क्लोराइड का सूत्र क्या होगा CuCl2 होगा। आगे आपका बना रखा है एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा AlCl3 होगा प्लस ये हो गया आपका कॉपर Cu हो गया। इस प्रकार आपका फॉर्मूला होगा। इसको संतुलित करना है, संतुलित हम लोग कर देंगे। कैसे होगा, यहाँ LaCl3 है, इसको बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करेंगे ये आपका 6 हो गया, इसको गुणा कर दो अपना 2 से, इसको भी गुणा कर दो 2 से, इसको लिख दो 3 से। ये आपके समीकरण अब संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार हो गया आपकी एल। सीधी समीकरण की बात करते हैं सी में, सीधा से समीकरण आपकी सी की बात करते हैं, सीधी समीकरण लिखना चाहते हैं आप इस प्रकार होगी। देखो एल्यूमिनियम एल प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, आगे जाके बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3 प्लस अगला हो जाएगा अपना क्या दे रखा है कॉपर दे रखा है प्लस ये लो आपका कॉपर। सीधी समीकरण आप ये होगी, ये सीधी समीकरण इसका आंसर है, ये आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसके बाद में अगला अपना डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन आपका क्या दे रखा है बेरियम क्लोराइड का सूत्र आपका डी में लिख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है BaCl2, ये आपका बेरियम क्लोराइड का सूत्र हो गया। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4। आगे जब सॉल्यूशन करेंगे इसको बेरियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा BaSO4, पोटेशियम क्लोराइड सूत्र हो जाएगा KCl। ये लो अब देख लेते हैं इस समीकरण को। आप संतुलित करने की जरूरत है, संतुलित करेंगे तो सिर्फ आपको Ba बराबर है, सिर्फ इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये आपकी समीकरण आपके संतुलित है। सूत्र के अनुसार कि चारों को आप देख सकते हो दोबारा। ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। आगे कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, ये पहले की समीकरण आपकी ये होगी। दूसरी आपकी जिंक, ये Zn जिंक हो गया। एल्यूमिनियम नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 हो गया। आगे जिंक नाइट्रेट ZnNO3 हो गया और प्लस सिल्वर आपका Ag हो गया। अगला एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम हो गया प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, कॉपर क्लोराइड हो गया, तीर का निशान आ गया। आगे एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 हो गया प्लस और कॉपर का Cu हो गया अपना। चौथा है आपका ये रहा बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, तीर का निशान हो गया। बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl हो गया। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 8 में अपना बोल रहे हैं कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। आपको पहले बोला है कि इनका पहले आपको हिंदी भाषा में सीधा दे रखा है अभिक्रिया देने की, पहले इनका बोला है कि आप इसकी समीकरण लिखो और फिर इसका प्रकार बताओ कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो पहले बता देते हैं, नॉर्मल सीधी सी बात है। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम को बोलते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा KBr, ये पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया। प्लस बेरियम आयोडाइड ये बेरियम हो गया, आयोडाइड ये हो गया आपका। आगे जाके बनाने का क्या बोला है, आगे बढ़ेगा पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का सूत्र हो गया K, आयोडाइड हो गया I, प्लस बेरियम ब्रोमाइड का सूत्र हो जाएगा BaBr2, ये बेरियम ब्रोमाइड हो गया। अब बात करते हैं इस रासायनिक समीकरण। भाई ये अभी संतुलित नहीं है, संतुलित करना चाहते हैं तो आप इसको पता है कि ये Br यहाँ अपना 2 है तो इसको आप हम लोग यहाँ 2 से गुणा करते हैं। K2 आ गया तो इसको भी हम 2 से गुणा करेंगे। फिर I यहाँ 2 है, इसको भी अपना 2 से गुणा करने का, फिर इसको अपना 2 से गुणा। वो संतुलित हम बाद में कर लेंगे, वो अपने संतुलित नहीं करना। आपने ये पूछा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक की अभिक्रिया प्रकार। आपको संतुलित भी करना है, संतुलित हम कर देते हैं। संतुलित किस प्रकार BaI2 हो जाएगा, सॉरी। अब इसको संतुलित करते हैं, पहले को यहाँ पर कर देते हैं। आपका क्या दे रखे हैं KBr प्लस BaI2, ये आगे बना रखी है, नीचे बढ़ेंगे KI प्लस BaBr2। देखो यहाँ K एक है, यहाँ पर भी एक है, Br एक है, इधर 2 है तो इसको 2 से गुणा करते हैं तो 2 हो गया। अब आगे देखते हैं 2 है, करें K को 2 करना, ये लो K को इधर 2 कर दिया। अब आपकी समीकरण संतुलित है, देख सकते हो चारों तरफ आप। यहाँ K 2 है, इधर भी 2 है, यहाँ Br 2, इधर भी Br 2 है, Ba 1 है, यहाँ Ba 1 है, I2 यहाँ अपना 2 है, यहाँ पर भी I2 अपना 2 है। तो ये आपकी इसकी पहले
समीकरण है, संतुलित समीकरण ये है। प्रकार की बात करते हैं, कौन सा प्रकार है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि जिसमें अभिकारक के दोनों परमाणु को आपस में विस्थापन होता है। ये के अपना इधर जा रहा है, ये बी अपना इधर आ रहा है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है या अभिकारक के दोनों परमाणु का आपस में विस्थापन होता है, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। अगला बी की बात करते हैं, तो दूसरा करते हैं। अगला दे रखा है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा ZnCO3। अभी आगे जाके टूट रहा है ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये सीधी सी अभिक्रिया है। अब आप देख सकते हो इसकी समीकरण ये होगी, ये संतुलित भी है। अब प्रकार की बात करते हैं, कौन सा प्रकार, आप खुद देख सकते हो, जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का एक अणु, ये देखो जिंक कार्बोनेट एक टूट रहा है, दो या दो से अधिक उत्पाद बन रहा है, ये आपकी, ये तो थी आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया, पहली वाली थी द्विविस्थापन, ये आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ए पॉइंट है वो है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका है वियोजन अभिक्रिया, जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ये आप दूसरा ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया। तीसरे की बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2, क्लोरीन का होता है Cl2, आगे आपको पढ़ना है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब दो है तो दो से गुणा कर दो, ये इसमें क्या हो गया, दो अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं, एक उत्पाद बन रहा है, ये है आपकी संयोजन अभिक्रिया। पहली वाली है ए ऑप्शन है आपका द्विविस्थापन, दूसरी है आपकी ये वियोजन, ये आपकी होगी संयोजन। बात चौथी की बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सूत्र हो गया Mg, हाइड्रोक्लोरिक का हो गया HCl, आगे जाके बढ़ना मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2, संतुलित कर देते हैं, यहाँ दो से गुणा कर दिया। अब इसकी बात करते हैं, इसमें आपके देख सकते हैं खुद मैग्नीशियम धातु होती है, ज्यादा क्रियाशील होती है, हाइड्रोजन को कम क्रियाशील को इसके स्थान से हटा देगी, आगे जाके बन रही है अपनी MgCl2 प्लस H2। इसका मतलब होगा ये आपकी जो 4 नंबर ऑप्शन है, ये आपकी अभिक्रिया है विस्थापन। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन। दोबारा बता देता हूँ, देख लो आप खुद। पहला वाला है पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, बेरियम आयोडाइड Bi2, आगे जाके बढ़ेगा पोटेशियम आयोडाइड Ki और बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। अब संतुलित करना है, ये इसको मैंने यहाँ पर देखो पहले को यहाँ पर संतुलित कर रखा है, यहाँ अलग से, आपको ज़्यादा करना कुछ नहीं है, इसको 2 से गुणा करना है और इसको 2 से गुणा, भी आपकी संतुलित है। ये आपकी अभिक्रिया द्विविस्थापन, क्योंकि जिसमें अभिकारक के दोनों परमाणु का आपस में विस्थापन होता है। इसके बाद में ये ZnCO3 जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो अणुओं में टूट रहा है, तो ये आपकी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। इसमें मैंने लिख भी दिया, ये आपकी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद में हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, आगे हाइड्रोजन क्लोराइड H2 प्लस Cl2 2HCl, ये आपकी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन। और मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल Mg प्लस 2HCl, आगे बन रहा है MgCl2 प्लस H2, ये आपकी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अभिकारक का एक परमाणु अभिकारक दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या बोल रहे हैं कि उष्मा, प्रश्न नंबर 9 बोले उष्मा सेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है, उदाहरण दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं उष्मा सेपी की। उष्मा सेपी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का एक परमाणु नहीं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है या जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा धन चिन्ह के साथ होती है। दो परिभाषा, दोनों में से जो आपको बढ़िया लगती है वो लिख सकते हो। उष्मा सेपी का मतलब है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है या उत्पाद के साथ उष्मा धन चिन्ह के साथ में जुड़ी होती है। अब इसका उदाहरण की बात करते हैं। इसका उदाहरण है, जैसे हम सीधा सा लिख सकते हैं श्वसन एक उष्मा सेपी अभिक्रिया। श्वसन एक कौन सी अभिक्रिया, उष्मा सेपी, ये लिख दो। या प्राकृतिक गैस का दहन CH4 प्लस O2, आगे जाके बनता है CO2 प्लस H2, ये भी आपका कौन सा है, ये आपकी उष्मा सेपी अभिक्रिया। उष्मा सेपी का मतलब उष्मा का उत्सर्जन होना या उत्पाद के साथ उष्मा धन चिन्ह के साथ होना। H2 के साथ हाइड्रोजन के साथ में ऊर्जा लिखेंगे, उत्पाद के साथ धन चिन्ह के साथ उष्मा सेपी। श्वसन भी लिख सकते हैं या प्राकृतिक गैस का दहन, दोनों ही आपका सही है। सीधी सी बात है भाई, श्वसन है, ये श्वसन भी आपकी उष्मा सेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस के दहन की समीकरण होगी CH4 प्लस O2, आगे जाके बढ़ेगी CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। दोनों अभिक्रिया
अब ऊर्जा के उत्पाद के साथ ऊर्जा धन चिन्ह के साथ होती है। प्राकृतिक गैस के दहन, ये मेथेन का सूत्र है, इसका ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे, आगे CO2 प्लस H2 बनेगा। ये प्राकृतिक गैस के दहन की समीकरण है, तो इसका मतलब उष्मा सेपी अभिक्रिया। उष्मा का उत्सर्जन होना या उत्पाद के साथ उष्मा धन चिन्ह के साथ, ये अभिकारक है, उत्पाद के साथ प्लस में ऊर्जा है, तो इसका मतलब उष्मा सेपी अभिक्रिया आपकी। इसके बाद में अगली हम बात करते हैं उष्मा शोषी की। ये यदि अपनी उष्मा शोषी क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ये हो गया अपना उष्मा शोषी इसकी उल्टी है उष्मा सेपी की। उष्मा शोषी का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा ऋण चिन्ह के साथ में होती है, या उस किसी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है वो अभिक्रिया होती है उष्मा शोषी। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है वो अभिक्रिया कौन सी होती है? उष्मा शोषी होती है। अब आप हम खुद देख सकते हैं, उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण आप खुद लिख सकते हैं। कोई भी अपघटनीय अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, जैसे हम लोग ये लिख सकते हैं AgCl, ऊपर तीर के निशान पर लिखने का पड़ेगा सूर्य का प्रकाश, ये दोनों में टूटेंगे Hg प्लस Cl2, दोनों में टूटेगी। यह आपकी उष्मा शोषी अभिक्रिया है। उष्मा शोषी का मतलब जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। जितनी भी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया होती है वो आपकी उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। प्रश्न नंबर 9 आपका पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं, शोषण को उष्मा सेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। कल भी बताया था नोट्स में आपको मैंने, शोषण को उष्मा सेपी अभिक्रिया क्यों बोलते हैं कि शोषण में जैसे हम लोग भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज का निर्माण करता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने शरीर को ऊर्जा देता है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में अपने शरीर को ऊर्जा देते हैं, शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है या ऊर्जा प्राप्त होती है, वो अभिक्रिया कौन सी होती है? उष्मा सेपी। अभी बताया मैंने आपको, शोषण एक उष्मा सेपी अभिक्रिया। मैंने बताया कि क्यों है, क्योंकि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज का सूत्र इसकी समीकरण होगी ये C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र हो गया। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज का निर्माण करता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस प्लस ऊर्जा, ये आपकी अभिक्रिया है शोषण की। सीधी सी बात है। C6H12O6, जब हम शोषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस को अंदर ग्रहण करते हैं, भोजन के साथ कार्बोहाइड्रेट के साथ क्रिया करके अपने शरीर को वापस से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और इसके साथ ऊर्जा, अपने शरीर को जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा प्राप्त होती है वो आपकी अभिक्रिया होती है उष्मा सेपी। सेपी का मतलब यही है कि उष्मा का उत्सर्जन होना। और शोषण उष्मा सेपी क्यों है कि शोषण से अपने शरीर को ऊर्जा मिलती है तो अभिक्रिया उष्मा सेपी होगी। पहले इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी कि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज का निर्माण करता है, ग्लूकोज वायु के साथ क्रिया करके अपने शरीर को ऊर्जा देता है, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में अपने शरीर को ऊर्जा मिलती है वो अभिक्रिया आपकी उष्मा सेपी होती है। इसीलिए शोषण उष्मा सेपी अभिक्रिया की इसकी आपकी समीकरण है। इसको संतुलित करना चाहते हैं तो यहाँ 6 से, ये 6 से, ये 6 से, ये आपकी समीकरण संतुलित है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर अपना 11 क्या है? 11 नंबर प्रश्न है अपना वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, और इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक आपकी बात करते हैं संयोजन की, ये लोग इधर लिख देते हैं संयोजन, और एक हम बात करते हैं वियोजन। विपरीत का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत क्यों है, ये हो गई वियोजन। संयोजन का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया, इनमें आपको परिभाषा लिखनी है जो मैंने कल आपको नोट्स में लिखा रखी है, पीछे जाकर आप देख सकते हो। संयोजन का मतलब हो गया जुड़ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है, जैसे हम इसके उदाहरण के समीकरण लिखते हैं C+O2, ये CO2, इसमें क्या होता है कि दो अभिकारक आपस में जुड़ते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करता है। ये उसकी उल्टी होती है, विपरीत होती है। क्यों? इसमें एक अभिकारक टूटता है, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये दो अणु में टूटता है CaO+CO2। और भी उदाहरण लिख सकते हैं इसका हम लोग, ये HgCl, वो आगे जाके टूटता है Hg+Cl2 में। यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं हुआ है, यहाँ गर्म ताप करना है, इसको गर्म करना है। और इसको तो ये अभिक्रिया इसकी उल्टी क्यों है, इसमें भी एक उदाहरण लिख सकते हैं CaO+H2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, आगे जाके बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
पहले इसकी भाषा लिख देंगे, फिर से एक इन दोनों में से एक उदाहरण लिख देंगे। भाषा क्या लिखेंगे? संयोजन का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें दो अभिकारक आपस में जुड़ते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। वियोजन में उल्टा होता है, एक अभिकारक टूटता है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। एक अभिकारक अपना टूटेगा और दो या दो से अधिक अपना उत्पाद बनाएगा। ये इसका उदाहरण है C+O2 CO2। ये कोयले के दहन की समीकरण है। ये अपना कैल्शियम कार्बोनेट है, वो दो अणु में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल कार्बन डाइऑक्साइड में। ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो एक दुर्बल क्षार होता है। ये AgCl सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में HNO का मतलब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है Ag+Cl2 में। संयोजन का मतलब जुड़ना, वियोजन का मतलब टूटना। एक उदाहरण कोई भी आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। ये हो गया इसका प्रश्न नंबर 11। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। 12 आपको प्रश्न नंबर क्या दे रखे हैं? प्रश्न नंबर 12 है आपका कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में अपघटन होता है। मैंने वो विद्युत के रूप में ऊर्जा प्राप्त की जाती है। मैंने आपको बताया था जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है। उसमें एक नंबर है आपका ऊष्मीय अपघटन। कौन सा अपघटन? ऊष्मीय अपघटन। आपको सिर्फ समीकरण लिखनी उनकी। अब वियोजन का मतलब, ऊष्मीय अपघटन का मतलब दूसरी होगी आपकी प्रकाशीय अपघटन। दूसरी हो जाएगी आपके समीकरण बोल से सिर्फ आप प्रकाशीय अपघटन। वियोजन और अपघटन एक ही चीज होता है। और तीसरी आपकी हो जाएगी विद्युत अपघटन। तीनों की एक एक समीकरण उदाहरण बताना आपको। विद्युत अपघटन, अपघटन का मतलब हुआ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप के कारण, विद्युत धारा के कारण, प्रकाश के कारण अभिकारक का एक अणु टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद के अणु के रूप में टूटता है। सॉरी, तीनों को बता देते हैं। पहले हम बात करते हैं, इसमें 3 है आपके। एक तो ऊष्मा अपघटन है, एक प्रकाश अपघटन है, एक विद्युत अपघटन है। इसमें पूछा है कि तीनों का वियोजन करके उदाहरण को। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊष्मीय अपघटन की। सॉरी, ऊष्मीय अपघटन या उसमें वियोजन और अपघटन एक ही चीज होती है। उसमें अपघटन की बात करते हैं। इसका उदाहरण अभी हमने देखा ही था पहले, CaCO3। इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको तापन का मतलब इसको गर्म करना है। ये दो अणु में टूटेगा, CaO+CO2। ये आपको उसमें अपघटन का उदाहरण है। इसको तापन की जगह नाम दे सकते हैं, गर्म करने पर ये भी निशान लगा सकते हैं। उसमें अपघटन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक को ऊष्मा देने पर या गर्म करने पर वो अभिकारक के दो या दो से अधिक उत्पाद के अणु के रूप में टूटता है। मतलब एक अभिकारक उसको गर्म करेंगे, दो या दो से अधिक उत्पाद बनेगा। अपघटन का मतलब होता है टूटना। इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया आपको उसमें अपघटन का उदाहरण। दूसरा बात करते हैं प्रकाशीय अपघटन की बात। प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन की बात करते हैं। प्रकाशीय अपघटन हम लोग दोनों ले सकते हैं, HgCl भी ले सकते हैं, HgBr भी ले सकते हैं। दोनों अभिक्रिया आप किसी HgCl और HgBr दोनों में से जो आपको बढ़िया लगती है वो काम में ले सकते हैं। HgCl और HgBr दोनों को तोड़ेंगे, ये टूटेगा आपके Hg+Cl2 में और ये टूटेगा आपका Hg+Br2 के रूप में। अब इनको संतुलित करना है। संतुलित करेंगे तो इसको 2 से गुणा, इधर 2 से, ये 2 से, ये 2 से। दोनों तीर के निशान के ऊपर नाम लिख सकते हैं आप। नाम लिखना है तो सूर्य का प्रकाश। परिभाषा क्या होगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर वह अभिकारक का एक अणु दो या दो से उत्पाद के दो या दो से अधिक अणु के रूप में टूटता है। सूर्य का प्रकाश भी लिख सकते हैं, HNO भी लिख सकते हैं। आपको उदाहरण लिखना सिर्फ अभिकारक का एक अणु दो या दो से अधिक उत्पाद के अणु में टूटते हैं। HgCl, Hg+Cl2, HgBr, Hg+Br2। इस अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। ये वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। आपसे पूछ ले कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? इसका HgBr, Hg+Br2 का उपयोग किया जाता है अपना। और तीसरी मैंने आपको बताया कि इसमें तीसरी है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन एकदम अपना सरल सा है, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन का अपना उदाहरण क्या होगा? आपको क्या करना है? जल है, जल का सूत्र होता है आपका H2। आपको H2 के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। आपको जल के अंदर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल दो गैसों में टूटेगा। आप टूटेगा एक तो H2 में, दूसरा टूटेगा O2 में। तो इसको संतुलित करना है तो यहाँ 2 से गुणा कर दो, इधर भी इसको 2 से गुणा कर। अणु की संख्या बराबर है, 2 को 2 4, ये 2 2 4, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। इसकी परिभाषा क्या होगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण वो दो या दो से अधिक उत्पाद अणु में टूटेगा। अभिकारक का एक अणु दो या दो से अधिक अणु में टूटेगा, किसके कारण? विद्युत धारा के कारण। ये हो गया उसमें अपघटन का उदाहरण। CaCO3, CaO+CO2। प्रकाशीय अपघटन दोनों में लिख सकते हो।
HgCl Hg प्लस Cl2 HgBr Hg प्लस Br2, जो आपको बढ़िया लगे वो लिख दो। अगला विद्युत अपघटन है, विद्युत अपघटन में जल है, जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे H2 प्लस से O2। अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 है अपना विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो मैं बता देता हूँ, पहले इनकी परिभाषा लिखनी है। यहाँ हम नाम लिखेंगे विस्थापन है और यहाँ पर नाम लिखेंगे हम लोग द्विविस्थापन है। ये हो गया विस्थापन, इधर हो गया अपना द्विविस्थापन है। विस्थापन की परिभाषा क्या होगी। विस्थापन है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, या अभिकारक का एक परमाणु अभिकारक के दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देते हैं। यहाँ पर इसकी भाषा लिखनी है, इधर इसकी भाषा लिखनी है। भाषा क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के दोनों परमाणुओं का आपस में विस्थापन होता है या जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे कौन सी क्रिया बोलते हैं, द्विविस्थापन है। आपको यदि नहीं आती, मैंने बता रखी है, फिर भी नहीं आ रही तो पीछे वीडियो दे रखे, उसमें पूरे नोट्स दे रखे, आप आसानी से सारी परिभाषा एकदम सरल भाषा में देख कर लिख सकते हैं। फिर इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखे तो एक एक समीकरण लिख देते हैं। इसकी लिख देते हैं अपना था Na2SO4, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। इसकी अभिक्रिया करते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ करेंगे। आगे जाके बनेगा आपका BaSO4 प्लस 2NaCl। ये अभिक्रिया है वो आपकी है, ये सॉरी ये विस्थापन की है। विस्थापन की समीकरण हमें अलग है, विस्थापन की है अपनी कोई भी लिख सकते हैं, बहुत सारे समीकरण है। देखो ये लिख सकते हैं Zn प्लस CuSO4, आगे जाके बनेगा ZnSO4 प्लस Cu, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। आगे जाके बनेगा ये Cu को Zn हटा देगा, आगे बनेगा ZnSO4 प्लस Cu, ये लिख सकते हैं। आगे और भी लिख सकते हैं Fe प्लस CuSO4, आगे जाके बनेगा FeSO4 प्लस Cu, क्योंकि ये जो Fe होता है ये Cu को यहाँ से विस्थापित कर देता है। विस्थापन का मतलब यही है कि ज्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। इसमें क्या लिखेंगे समीकरण अपना Na2SO4, इसका नाम है सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड। आगे जाके इसकी समीकरण किस प्रकार आएगी, ये टूटेगा, ये प्लस में ये माइनस में, ये भी प्लस में ये आपका माइनस में, प्लस वाला जाएगा माइनस वाले के पास। आगे जाके बनेगा क्या BaSO4 Na प्लस Cl, आगे बढ़ जाएगा अपना NaCl, संतुलित करना है तो इसको 2 से गुणा कर दो, ये आपका समीकरण होगा। ये द्विविस्थापन की है। विस्थापन में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। द्विविस्थापन में अभिकारक के दोनों परमाणुओं का आपस में विस्थापन होता है। आगे प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपको क्या दे रखा है, ये देखो सिल्वर के शोधन में आपको चांदी शुद्ध करनी है। किस प्रकार करते हैं चांदी, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। सीधी सी बात है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए आपके समीकरण क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। इस सूत्र में लिखना इस प्रकार, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है HgNO3। सिल्वर के शोधन में आपको सिल्वर को शुद्ध करना है, चांदी को शुद्ध करना है। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट HgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हो गया। सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु के साथ क्रिया करनी है, ये कॉपर धातु के साथ क्रिया करता है। अब नॉर्मल में इस प्रकार की क्रिया मैंने आपको बता रखी है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से विस्थापित कर देती है, मतलब ये Cu इस Ag को यहाँ से विस्थापित कर देगी। आगे जाके बढ़ेगा आपका CuNO3 प्लस Ag, ये आपकी इस प्रकार समीकरण हो जाएगी। और इसमें आपका NO3 गणों की संख्या आपकी 2 होगी, तो यहाँ पर इसे संतुलित करना है तो हम लोग दोनों तरफ 2 से अपना गुणा करा देंगे। गुणा कैसे करेंगे, इसको यहाँ 2 से गुणा करते हैं तो ये अपना यहाँ पर भी 2 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि NO3 गणों की संख्या यहाँ पर 2 है, कॉपर की संयोजकता 2 होती है। ये इसका उदाहरण है, इसकी समीकरण आपकी ये है। सीधी समीकरण लिखना चाहते हो, संतुलित करना जरूरी नहीं, आप सीधी लिख सकते हो। ये लो HgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया, HgNO3 की अभिक्रिया करनी है अपने को कॉपर के साथ। आगे जाके बनेगा CuNO3, किरणों की संख्या 2 है प्लस Ag, ये आपकी समीकरण आप देख सकते हो। थोड़ा यहाँ ध्यान रखना, HgNO3 के कोष्ठक में बार 2 होना, सीधे CuNO3 नहीं लिख सकते आप लोग, क्योंकि कॉपर की संयोजकता 2 होती है, इसलिए आपको सूत्र याद होना चाहिए कम से कम। ये अपना प्रश्न नंबर 14 हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। छोटे छोटे प्रश्न है, 2 मिनट लगेंगे, अपना ज़्यादा नहीं है। अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझता है। अवक्षेपण का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है, उसे कौन सी क्रिया बोलते हैं, अवक्षेपण। इसकी समीकरण क्या पूछे, समीकरण मैंने आपको कल बताई थी, Ag बता देता हूँ। देखो
AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया, इसकी अभिक्रिया कर दी NaCl के साथ, NaCl के साथ। आगे जाके बढ़ेगा आपका, अब सीधी सी बात है, ये टूटेगा प्लस में, ये टूटेगा माइनस में, ये टूटेगा प्लस में, ये टूटेगा माइनस में, प्लस वाला माइनस वाले के पास और माइनस वाला प्लस वाले के पास। आगे जाके बढ़ेगा आपका HgCl प्लस NaNO3। अभी HgCl है, इसके कोष्ठ में तीर का निशान इस प्रकार लगाना है, ये प्लस आगे लगा देते हैं। HgCl यहाँ पर एक श्वेत अवक्षेप है, ये विलीय पदार्थ है, सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, और जिसमें अवक्षेपण का मतलब ये होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में अविलीय पदार्थ का निर्माण होता है। इसकी समीकरण यदि हम सेम तरीके से लिखना है इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो AgNO3 प्लस NaCl। अब इसको तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ेंगे, इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, प्लस वाला माइनस वाले के पास आएगा, माइनस वाला प्लस वाले के पास। आगे जाके बढ़ेगा आपका AgCl प्लस NaNO3, यहाँ आपको तीर का निशान लगाना नीचे की तरफ। ये सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप है, ये सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ये सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप है। श्वेत अवक्षेप मतलब ये किसी पदार्थ में विलीन में निश्चित स्थिर हो जाता है। अवक्षेपण का मतलब होता है अवक्षेप का निर्माण होता है, जिसमें किसी अविलीय पदार्थ का निर्माण होता है जो किसी पात्र में पहनने में नीचे जाकर स्थिर हो जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न, ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के दो उदाहरण बताने आपको। एक पहला आपने को बताना है उपचयन, एक नंबर है आपका उपचयन। उपचयन क्या है? उपचयन का मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। दो उदाहरण पूछा है तो लिख दो, सीधी सी बात है, Cu+O2, आगे जाके बन जाएगा CuO। एक और उदाहरण लिख दो Mg+O2, आगे जाके लिख दो MgO। ये लो, इसके दो उदाहरण हो गए। संतुलित करना है तो इधर भी 2 से गुणा, 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 ये इसके दो उदाहरण हो गए। या ये सीधा उदाहरण ये भी लिख सकते हैं C+O2, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रही है, आगे CO2 बन गया। ये 3 उदाहरण बता दिए उपचयन के। अब बात करते हैं अपचयन की। बी आपका अपचयन है। अपचयन में क्या होगा? अपचयन में होता है उल्टा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। तो निकाल देते हैं ऑक्सीजन, इसमें से बहुत सारी अभिक्रिया है। जैसे पहली होगी आपकी CuO+H2, CuO+H2, आगे जाके आपका बनेगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल देंगे, आगे बनेगा Cu+H2। पहला उदाहरण ये होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपना अपचयन। एक ये लिख देते हैं अपना CuSO4+Zn, आगे जाके बनेगी आपकी ZnSO4+Cu। इसमें यहाँ से अपनी ऑक्सीजन निकल रही है, दूसरे पदार्थ में जा रही है, ऑक्सीजन में कमी हो रही है। ये आपके अपचयन उदाहरण। अपचयन का मतलब है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निकलना, साथ में हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। लेकिन अपने भी यहाँ पर ऑक्सीजन की योग, ऑक्सीजन की वृद्धि और ह्रास का मतलब कमी के आधार पर पूछा है। Cu+O2 CO, Mg+O2 MgO, C+O2 CO2, ये तो हो गए उपचयन के। ये हो जाएगा नीचे CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस जल, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर अपना 17 क्या दे रखा है? एकदम सरल सा दे रखा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है। अब आपको पता होना चाहिए भूरे रंग का चमकदार तत्व है, नाम आते आपको नाम लिखना है, कॉपर होता है भूरे रंग का चमकदार तत्व। भूरे रंग का चमकदार तत्व को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। लो, इसको वायु के साथ क्रिया करते हैं, काले रंग का हो जाएगा। काले रंग का कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ये लो बना दिया। अब काले रंग का हो जाता है इससे तत्व X से, और उस काले रंग के यौगिक का नाम मतलब एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है। तो आपको पूछा X क्या है, तो X हो जाएगा आपका कॉपर, X हो जाएगा अपना कॉपर। और जो काले रंग का पदार्थ है, काले रंग का पदार्थ होगा कॉपर ऑक्साइड Cu, ये आपका आंसर हो जाएगा कॉपर। और ये समीकरण होगी आपकी Cu+O। ये देखो, ये एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, इस लिख दिया कॉपर। वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर दिया और वो काले रंग का हो जाता है। ये आगे यही बनेगा आपका। इसको संतुलित करना है तो संतुलित आपकी इस प्रकार होगी Cu+O2, आगे जाके CuO बनता है। संतुलित करना है, यहाँ 2 से गुणा कर दो, यहाँ से 2 से गुणा कर दो। ये आपका प्रश्न नंबर 17 का आंसर हो जाएगा। काले रंग का चमकदार तत्व हो जाएगा कॉपर, नहीं काला वो अपना चमकदार तत्व है हो जाएगा कॉपर, और काले रंग का पदार्थ हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड।
अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 क्या दे रखा है, लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं। हम सबको पता है कि लोहा एक धातु है जो अपने आसपास से अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है, जिसको जंग लगना बोलते हैं, जिसके कारण ये वस्तु खराब हो जाती है। इसीलिए लोहे की वस्तु पर हम लोग पेंट करते हैं। भाषा क्या लिखेंगे कि लोहा एक धातु है, धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने के कारण वो संक्षारित हो जाती है। संक्षारित होने के कारण उसके ऊपर जंग लग जाता है और जंग लगने के कारण वो वस्तु खराब हो जाती है। इसी उनको बचाने के लिए उनके ऊपर पेंट, पॉलिश या यश लेपन की परत चढ़ाते हैं। ये हो गया आपका सरल सा क्वेश्चन है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 19वां है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। कहने मतलब तेल और घी की जो वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो उसका कारण क्या होता है, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों के अंदर नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि ये कम अक्रिय गैस होती है। ये आसानी से वो तेलीय और वसा युक्त खाद्य पदार्थों के साथ क्रिया करती नहीं और उनका उपचयन होता नहीं, क्योंकि तेलीय और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ देने पर वो विकृत गंदी हो जाते हैं, उनके स्वाद में और गंध में परिवर्तन हो जाते हैं, कहने मतलब खराब हो जाता है। इसीलिए उनको नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। नाइट्रोजन एक कम अक्रिय गैस है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो इसका सीधी सी बात है, नाइट्रोजन एक कम अक्रिय गैस है ताकि उनका तेलीय और वसायुक्त खाद्य पदार्थों का उपचयन न हो, और उनका उपचयन न होने के लिए उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। पूछें कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन भरी जाती है। ऑक्सीजन क्यों नहीं भरी जाती, क्योंकि ऑक्सीजन भरेंगे तो चिप्स का उपचयन हो जाएगा और उपचयन होने के कारण वो खराब हो जाएगी। लास्ट है अपना 20 नंबर पॉइंट है, संक्षारण क्या है, विकृत गंधिता क्या है। तो संक्षारण के बारे में आप जानते ही हैं, संक्षारण का मतलब जंग लगना है। इसकी भाषा क्या लिखेंगे, संक्षारण का मतलब होता है कि हमारे आसपास की जितनी भी धातु होती है, तो धातु होती है हमारे आसपास अम्ल, मान लो आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण बोलते हैं। परिभाषा दोबारा सुन लो ध्यान से, हमारे आसपास की जितनी भी धातुएं हैं वो अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण बोलते हैं। संक्षारण के कारण वो वस्तु खराब हो जाती है। जैसे अपने संक्षारण के कारण लोहे पर कौन से रंग की परत आती है, आपको पूछ लेगी तो आती है भूरे रंग की परत। लोहे के ऊपर कौन से रंग की परत चढ़ जाती है, भूरे रंग की। चांदी की बात करते हैं, चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है, काले रंग की परत है। चांदी के ऊपर आ जाती है काले रंग की परत है। और तांबे की बात करते हैं, तांबे पर हरे रंग की परत आती है। ये 3 उदाहरण है हरे रंग की। किसी भी धातु का संक्षारण होने पर लोहे पर भूरे रंग की परत का चढ़ना, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना और तांबे पर हरे रंग की परत का चढ़ना। 3% इसमें अलग अलग बनते हैं छोटे छोटे। और यहाँ बात होती है विकृत गंधिता की। विकृत गंधिता की अभी मैंने आपको आंसर बता दिया। विकृत गंधिता होती क्या है, विकृत गंधिता का मतलब होता है तेलीय और वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु में लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर, उनका उपचयन होने पर तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं वो खराब हो जाता है या वो विकृत गंधी हो जाता है, उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इनकी आगे उदाहरण के रूप में लिखे हैं तो उदाहरण के रूप में आपको ये बताना है कि भाई तेलीय और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए उनके अंदर प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं या वायुरोधी बर्तनों के अंदर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि उनका उपचयन नहीं होता है, वायु के संपर्क में नहीं आएंगे तो तेल और घी के खाद्य पदार्थ खराब नहीं होंगे। विकृत गंधी में ये लिखना है कि तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर, उनका उपचयन होने पर वो विकृत गंधी हो जाते हैं, उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। उनको बचाने के लिए उनके अंदर प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं या अपना वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है ताकि उनकी उपचयन की प्रक्रिया धीमी पड़ सके। और आपने ये भी सुना होगा कि अनेक प्रकार की जो प्रोडक्ट होते हैं, चिप्स की थैलियाँ होती है, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि वो कम अक्रिय गैस होती है। ऑक्सीजन को हटाकर ऑक्सीजन भरेंगे तो उन खाद्य पदार्थों को उपचयन हो जाएंगे, वो खराब हो जाएगी। नाइट्रोजन एक कम अक्रिय गैस है जिसके कारण वो खाद्य पदार्थ खराब नहीं होंगे। ये थे अपने रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण के 20 प्रश्न हैं जिनको हमने पूरी विस्तार से पढ़ा। और यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो कोई बात है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इन प्रश्न को जाकर दोबारा देख सकते हैं। मैंने आपको कल जो पीछे फर्स्ट पार्ट के नोट्स भी करवा रखे हैं उनको जाकर देखिए। यदि आप उनको पहले पढ़ लेते हो तो किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत आएगी नहीं, आप खुद हल कर सकते हो किताब को लेकर। आगे
और आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।